नमस्ते दोस्तों, एमआरएफ एकेडमी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग मोदी मंत्रिमंडल 3.0 की चर्चा करेंगे। मोदी मंत्रिमंडल में जो कैबिनेट स्तर के मंत्री है और जो राज्य मंत्री है और स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री है, कितनी महिलाएं हैं जिन्हें मंत्री बनाया गया, कौन से जो पूर्व सीएम है उन्हें मंत्री पद दिया गया, कौन से सबसे युवा मंत्री है, कौन सी युवा महिला मंत्री है, इन सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। मंत्रिमंडल क्या होती है, मंत्री परिषद क्या होती है, अब तक के प्रधानमंत्रियों की सूची, संघीय मंत्री परिषद क्या होती है, मंत्री परिषद की संरचना क्या होती है, इन सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। आप इस सेशन को लाइक, शेयर और इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। संघीय मंत्री परिषद का उल्लेख है वो अनुच्छेद 53 कहता है कि जो कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी और इसका प्रयोग या तो राष्ट्रपति खुद या फिर अधीनस्थ अधिकारी से मतलब है कि जो मंत्री परिषद है उनके माध्यम से करेगा। अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान है वो प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री मंत्रियों की योग्यता, नियुक्ति, उनका कार्यकाल, उत्तरदायित्व, वेतन, भत्तों आदि के बारे में चर्चा की गई है। इस प्रकार सैद्धांतिक रूप से तो कार्यपालिका शक्ति वो राष्ट्रपति में निहित होती है और राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होती है। मंत्री परिषद में वो कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री शामिल होते हैं। लेकिन वास्तविक स्थिति है वो इसके विपरीत है, क्योंकि भारत में जो संसदीय शासन प्रणाली है उसको अपनाया गया है, जिसमें राष्ट्रपति वो सिर्फ नाम मात्र का प्रधान होता है, जबकि जो राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां वो मंत्री परिषद यानी प्रधानमंत्री में निहित होती है, वो इसका इस्तेमाल करते हैं। मंत्री परिषद का संगठन यानी जो कैबिनेट, राज्य और उप मंत्री, इनका सामूहिक रूप से मंत्री परिषद कहते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद जो 75 का क्लोज 1 है उसमें कहा गया कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति है वो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करेंगे। मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति है वो प्रधानमंत्री की परामर्श पर करता है। मंत्रियों की नियुक्ति में प्रधानमंत्री का निर्णय अंतिम होता है। मंत्रीगण राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत अपना पद धारण करते हैं, यानी अनुच्छेद 75 का क्लोज 2 कहता है। मंत्रियों की योग्यता यानी अगर कोई व्यक्ति मंत्री परिषद का सदस्य बनता है तो उसके लिए आवश्यक है कि वो किसी सदन का सदस्य हो। अनुच्छेद 75 का क्लोज 5 कहता है कि कोई व्यक्ति अगर मंत्री बनते समय संसद का सदस्य नहीं है तो उसे विद इन 6 मंथ संसद का सदस्य बनना आवश्यक है। प्रधानमंत्री सहित सभी प्रकार के मंत्री सदन के दोनों सदनों में से किसी भी सदन के सदस्य वो चुने जा सकते हैं। कोई व्यक्ति जो संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है तो उसे मंत्री बनाया जा सकता है। मंत्री परिषद में 3 प्रकार के मंत्री शामिल होते हैं: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। मंत्री परिषद प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री इन सब का सामूहिक नाम है, जबकि मंत्रिमंडल है वो केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। आकार में मंत्री परिषद बड़ी होती है क्योंकि मंत्री परिषद में लगभग 60 से 70 मंत्री होते हैं और मंत्रिमंडल में 15 से 20 मंत्री होते हैं। रेमजोर ने कहा था कि मंत्रिमंडल है वो मंत्री परिषद का हृदय है, शासन का परिचालन नियंत्रण है, यानी जो शासन जो चलाते हैं वो मंत्रिमंडल के जो मंत्री है वही चलाते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण विभागों के अध्यक्ष शामिल रहते हैं। यहाँ पर उल्लेखनीय बात यह है कि मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग है वो केवल अनुच्छेद 352(3) के तहत किया गया है। इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जोड़ा गया था और इसमें कहा गया कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा वो मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर करेगा। मंत्रियों द्वारा शपथ यानी पद ग्रहण करते समय मंत्री और प्रधानमंत्री अनुसूचित 3 के दिए गए प्रारूप के अनुसार राष्ट्रपति के समक्ष वो पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। वैसे तो मंत्री परिषद का कोई कार्यकाल निश्चित नहीं होता, क्योंकि मंत्री परिषद का अस्तित्व तभी तक है जब तक कि उसे लोकसभा में विश्वास प्राप्त हो, लेकिन सामान्यतः वो 5 वर्ष तक अपना कार्यकाल पूरा करते हैं। मंत्रीगण और राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या यानी 91वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 2003, उसका आर्टिकल 75 का क्लोज 1 के कहता है कि मंत्रिपरिषद सहित सदस्यों की कुल संख्या वो लोकसभा के कुल सदस्य संख्या की
15% से अधिक नहीं होगी, यानी लगभग 82। तो अभी हाल ही में 72 यानी पीएम सहित 72 जो मंत्री है उन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ ली थी। जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है यानी सामूहिक उत्तरदायित्व है, अनुच्छेद 75 का क्लोज 3 कहता है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, जबकि व्यक्तिगत रूप से वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। या मार्ले ने मंत्रिपरिषद के बारे में कहा था कि मंत्रिपरिषद के सदस्य वो एक साथ तैरते हैं और एक साथ ही डूबते हैं। मंत्रिपरिषद की ओर से मंत्रिमंडल या कैबिनेट है वो एक यूनिट के रूप में कार्य करती है। इसकी प्राय बैठक है वो सप्ताह में एक बार होती है, लेकिन कोई बाउंडेशन नहीं है। प्रधानमंत्री जब चाहे बैठक बुला सकते हैं। इसकी अध्यक्षता पीएम साहब खुद करते हैं और उनकी उपस्थिति में कोई अगर सीनियर मिनिस्टर है वो करता है। बैठक का कोई कोरम तो फिक्स नहीं है। मंत्रिपरिषद की ओर से मंत्रिमंडल या कैबिनेट ही हर मामले पर निर्णय लेता है और जो निर्णय है वो एक मत से ही लिए जाते हैं। इसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाता। संसदीय शासन प्रणाली में जो प्रधानमंत्री का पद है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो राष्ट्रपति है वो केवल नाम मात्र का प्रधान होता है। जो वास्तविक शक्तियां वो राष्ट्रपति में ही निहित होती है। यहाँ मार्ले ने कहा था कि प्रधानमंत्री कैबिनेट रूपी मेहराब की आधारशिला यानी मंत्रिपरिषद ही नींव का पत्थर होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति है वो 75 के क्लोज 1 में की गई है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति, यहाँ पर नियुक्ति शब्द का प्रयोग किया गया है और राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता हो। प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति को संसद के किसी भी सदन यानी लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य होना आवश्यक है। यद्यपि भारत में वो प्रधानमंत्री अमूमन है वो लोकसभा के सदस्य ही होते हैं, किंतु संवैधानिक रूप से ये कोई प्रावधान नहीं किया गया कि वो लोकसभा का ही सदस्य हो। यानी ऐसे प्रधानमंत्री थे जो लोकसभा के सदस्य थे और वो प्रधानमंत्री बने। श्रीमती इंदिरा गांधी, एच.डी. देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल और डॉक्टर मनमोहन सिंह ये राज्यसभा से मेंबर थे। कुछ परिस्थितियां ऐसी थी जब राष्ट्रपति को अपने विवेक का प्रयोग करके और प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। यानी जब लोकसभा में किसी भी दल या जो दलीय गठबंधन है उनको अगर बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में जो सबसे बड़ा दल है या गठबंधन है उसको राष्ट्रपति साहब बुलाते हैं और प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। एक बार ऐसी सिचुएशन हुई थी 1979 में, जब तत्कालीन राष्ट्रपति नीलम संजीवा रेड्डी है उन्होंने जो चौधरी चरण सिंह है उनको अपनी विवेक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। प्रधानमंत्री की पदावधि के बारे में जो आर्टिकल 75 का क्लोज 2 है वो कहता है कि मंत्रीगण राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत अपना पद धारण करते हैं और यही उपबंध प्रधानमंत्री पर लागू होता है। अतः सैद्धांतिक रूप से प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत अपना पद धारण करता है, लेकिन व्यवहारिक रूप से वह तब तक अपने पद पर बना रहता है जब तक कि उसे लोकसभा में विश्वास प्राप्त हो। अगर लोकसभा में विश्वास प्राप्त है तब तक ही वो प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त रहता है। प्रधानमंत्री के जैसे कार्य होते हैं, जैसे हाल ही में भी पीएम मोदी साहब ने मंत्रिपरिषद का गठन किया था और उनके बीच में जो विभाग है उनका बंटवारा किया था और जो विभागों में मंत्रियों के कोऑर्डिनेशन उनका समन्वय बैठाया था। नियुक्ति और पद से हटाना दोनों मामलों में मंत्रीगण है वो प्रधानमंत्री के अधीन होते हैं। संसद देश विदेश में जो मुख्य प्रवक्ता है वो प्रधानमंत्री साहब ही होते हैं। जैसे अभी हाल ही में पीएम साहब है वो G70 सम्मेलन में गए हुए हैं, तो इस प्रकार जो विदेश नीति है वो भी पीएम साहब ही उसको लीड करते हैं। समस्त जो विभाग है वो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन समन्वय स्थापित करते हैं। मंत्रिपरिषद के जो प्रधान होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। अगर प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए, त्यागपत्र हो जाए या फिर उनको पद से हटा दिया जाए तो उसके बाद में मंत्रिपरिषद का विघटन हो जाता है। प्रधानमंत्री वो नीति आयोग, पहले योजना आयोग था, एनडीसी, राष्ट्रीय विकास परिषद, अंतर्जातीय परिषद और राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के पदीय अध्यक्ष होते हैं। भारत के 3 प्रधानमंत्री जिनकी मृत्यु अपने पद के दौरान हुई थी, एक तो जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहां पर और कब हुई थी आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। जो राजीव गांधी है वो सबसे कम उम्र में और जो मोरारजी देसाई है वो सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री नियुक्त हुए थे और पीएम पद से इस्तीफा देने वाले प्रथम व्यक्ति वो मोरारजी देसाई थे। ऐसे कौन से व्यक्ति थे जो जिन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया था, आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। चौधरी चरण सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव पर मतदान के पूर्व ही अपना पद
त्याग पत्र दे दिया था, जबकि वीपी सिंह और एचडी देवगौड़ा ऐसे प्रधानमंत्री थे जो लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त न कर पाने के कारण त्याग पत्र दिया था। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह ऐसे प्रधानमंत्री थे जो 2 या 2 से अधिक बार इन्होंने प्रधानमंत्री पद को ग्रहण किया था। जवाहरलाल नेहरू के बाद में पीएम मोदी है वो तीसरी बार लगातार हैट्रिक लगाकर अपने पद और गोपनीयता की शपथ ली है। देश में अब तक ऐसे 6 प्रधानमंत्री हुए हैं जो प्रधानमंत्री नियुक्त होने से पहले किसी राज्य के मुख्यमंत्री थे। मोरारजी देसाई, पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, एचडी देवगौड़ा, वीपी सिंह और नरेंद्र मोदी। सर्वप्रथम लोकसभा में वो अविश्वास प्रस्ताव है वो जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध लाया गया था। भारत के प्रधानमंत्रियों की सूची दे रखी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू है वो 1947 से 1964 तक इनका कार्यकाल रहा था। फिर इनकी मृत्यु के बाद में वो गुलजारी लाल नंदा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। फिर लाल बहादुर शास्त्री के बाद में गुलजारी लाल नंदा, इनकी मृत्यु के बाद में गुलजारी लाल नंदा साहब को कार्यवाहक पीएम बनाया गया। फिर इंदिरा जी गांधी पीएम बनी 1966 से 1977 तक। फिर मोरारजी देसाई साहब 1977 से 1979 तक बने। फिर चौधरी चरण सिंह 1979 से 1980 तक पीएम बने। फिर इंदिरा जी गांधी 1980 से 1984 तक पीएम रही। फिर राजीव गांधी साहब 1984 से 1989 तक प्रधानमंत्री बने। फिर विश्व प्रताप सिंह बने। फिर चंद्रशेखर साहब बने। फिर पीवी नरसिम्हा राव बने। फिर अटल बिहारी वाजपेयी 1996 से 1996 तक रहे, सबसे छोटा कार्यकाल। फिर एचडी देवगौड़ा साहब, फिर इंद्र कुमार गुजराल साहब, फिर अटल बिहारी वाजपेयी बने और यहाँ पर इन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया था। फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 से 2014 तक लगातार 2 बार रहे थे। अभी पीएम मोदी साहब 2014 से 2024 तक तीसरी बार इन्होंने अपना कार्यकाल जो है वो किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तीसरा कार्यकाल है, तो इनकी जो शपथ ग्रहण समारोह वो 9 जून 2024 को हुआ था। इसमें जो 30 कैबिनेट मंत्री है वो उन्होंने शपथ ली थी, 5 स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्रियों ने और 36 है वो राज्य मंत्रियों ने शपथ ली थी। तो कुल पीएम साहब सहित 72 व्यक्तियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली थी। 30 कैबिनेट मंत्री है वो राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्रालय, अमित शाह गृह मंत्रालय, नितिन गडकरी सड़क परिवहन मंत्रालय, जेपी नड्डा साहब है वो स्वास्थ्य मंत्रालय और केमिकल फर्टिलाइजर मंत्रालय, शिवराज सिंह चौहान है वो एमपी के सीएम है वो इनको कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय दिया गया। निर्मला सीतारमण को वित्त और कॉरपोरेट मंत्रालय दिया गया। एस जयशंकर साहब को विदेश मंत्रालय दिया गया। मनोहर लाल जी खट्टर साहब है वो हरियाणा के पूर्व सीएम, इनको ऊर्जा और शहरी विकास मंत्रालय दिया गया। एचडी कुमार स्वामी है वो कर्नाटका के सीएम है, इनको भारी उद्योग और स्टील मंत्रालय दिया गया। पीयूष गोयल को वाणिज्य मंत्रालय दिया गया। धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्रालय और एचआरडी मानव संसाधन मंत्रालय दिया गया। जितिन राम मांझी बिहार के, इनको एमएसएमई मंत्रालय दिया गया। राजीव रंजन साहब को पंचायती राज, मत्स्य और पशुपालन विभाग मंत्रालय दिया गया। सर्वानंद सोनोवाल को जो असम के सीएम है उनको जाजरानी मंत्रालय दिया गया। वीरेंद्र कुमार को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय दिया गया। राममोहन नायडू को नागरिक उड्डयन मंत्रालय दिया गया। प्रहलाद जोशी को उपभोक्ता मामलात मंत्रालय दिया गया। जोएल ओरांव को जनजातीय मंत्रालय दिया गया। गिरिराज सिंह जो पहले स्मृति ईरानी के पास जो टेक्सटाइल कपड़ा मंत्रालय था वो गिरिराज सिंह जी के पास में है। अश्विनी वैष्णव रेल सूचना मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ज्योतिराज सिंधिया को दूरसंचार मंत्रालय। भूपेंद्र यादव पर्यावरण मंत्रालय। गजेंद्र सिंह जी शेखावत के पास पहले जल शक्ति मंत्रालय था, अब संस्कृति पर्यटन मंत्रालय। अन्नपूर्णा देवी ये कैबिनेट में शामिल है और एक निर्मला सीतारमण शामिल है। महिला विकास बाल मंत्रालय। किरण रिजिजू संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक मामलात मंत्रालय। फिर हरदीप एस पुरी साहब पेट्रोलियम मंत्रालय। मनसुख मंडाविया श्रम और खेल मंत्रालय। जी किशन रेड्डी कोयला मंत्रालय। चिराग पासवान खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय। सीआर पाटिल जल शक्ति मंत्रालय। स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री, इसमें राव इंदरजीत सिंह को सांख्यिकी कार्यक्रम और क्रियान्वयन मंत्रालय दिया गया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह को विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय दिया गया।
अर्जुन मेघवाल कानून और न्याय मंत्रालय, प्रताप राव जाधव को आयुष मंत्रालय और जयंत चौधरी को शिक्षा मंत्रालय वो दिया गया। ये वो उप मंत्री है जिन्हें दिया गया। मैं आपको MRF एकेडमी टेलीग्राम चैनल पर ये PDF प्रोवाइड करवा दूंगा, आप इस PDF को रीड कर लेना। मोदी मंत्रिमंडल में शामिल 7 जो महिलाएं, निर्मला सीतारमण है, अन्नपूर्णा देवी है, शोभा करंदलाजे है, रक्षा खांडसे है और सावित्री ठाकुर है, अनुप्रिया पटेल है, नीमूबेन बम्बानिया है। और मोदी मंत्रिमंडल जो 3.0 उसमें 6 पूर्व उप मुख्यमंत्रियों को जगह मिली है, जिसमें शिवराज सिंह चौहान MP के, मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के, जितिन राम मांझी बिहार के, HD कुमार स्वामी कर्नाटका के, सर्बानंद सोनोवाल असम के, राजनाथ सिंह यूपी के। मोदी मंत्रिमंडल के सबसे युवा मंत्री है वो राम मोहन नायडू है, महिला मंत्री है वो रक्षा खांड से है, सबसे उम्रदराज है वो जितिन राम मांझी है और कैबिनेट में शामिल 2 महिलाएं हैं, निर्मला सीतारमण और अन्नपूर्णा देवी। मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में डिफरेंस क्या होता है तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। मंत्री परिषद एक बड़ा निकाय होता है जिसमें 60 से 70 मंत्री होते हैं। इसमें 3 श्रेणियां होती है, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। ये सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इनके कार्यों का निर्धारण है वो मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट मंत्री करते हैं और इनके जो निर्णय होते हैं उनको लागू मंत्रिमंडल ही करता है। जबकि मंत्रिमंडल है वो एक लघु निकाय यानी मंत्री परिषद का ही एक भाग है जिसमें 15 से 20 मंत्री होते हैं। इसमें केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल होते हैं, अतः मंत्री परिषद का एक भाग है। वास्तविक रूप से मंत्री परिषद की शक्तियों का प्रयोग है वो मंत्रिमंडल ही करता है और मंत्री परिषद राजनीतिक निर्णय लेकर और मंत्री परिषद को निर्णय लेकर इनको बाध्यकारी कर सकता है। तो आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें।